हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ समय से जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट। एंड लोगों का पोर्टफोलियो भी देखें आप तो वो भी पिछले एक डेढ़ साल से उसने भी कुछ खास रिटर्न लोगों को दिया नहीं है। एंड बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे मिलते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि इस समय हम इस कठिन परिस्थिति में क्या करें। इस अभी प्रॉब्लमेटिक टाइम जैसा चल रहा है, हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं स्टॉक्स, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए और कैसे इन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो हम इन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखें कि पिछले एक डेढ़ साल से मार्केट ने कुछ खास ऐसा रिटर्न दिया नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है मार्केट में, कुछ ऐसी ग्लोबल क्राइसिस हैं, जियो पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे कि आप देखें इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, अभी इजराइल और ईरान का भी अभी चल ही रहा है, कुछ उसमें भी अभी वार उनका हुआ था। प्लस रसिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है पिछले 3-4 सालों से। इसके अलावा ट्रंप ने भी टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर प्लस अदर कंट्रीज के ऊपर। जो पहले 10% 15% का टैरिफ हुआ करता था, बढ़कर के ऑलमोस्ट 50% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया। उसकी वजह से भी हमारे मार्केट काफी वोलेटाइल रहा। एंड हमारा जो रिटर्न हमने पिछले एक डेढ़ साल से बनाया था, ऑलमोस्ट लोगों का नील हो गया, उड़ गया वो पूरा का पूरा रिटर्न। एंड इसके अलावा रिसेंटली अगर अभी आप देखें तो जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, पूरा उनको टेक ओवर कर लिया। एंड अभी वो इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज जैसे जो कि रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं, उनके ऊपर वो 500% टैरिफ इंप्लीमेंट करने की धमकी दे रहे हैं ट्रम्प। तो इसकी वजह से भी आप देखेंगे कि मार्केट काफी ज्यादा स्लाइड होता जा रहा है। और पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें तो सेंसेक्स लगभग 1600 पॉइंट्स गिर चुका है, जो कि काफी ज्यादा है। एंड जिसकी वजह से आप देखें तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का, बहुत सारे निवेशकों का, सबका पैसा काफी वापस पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है। लोगों ने जो पूरे साल भर से जो गेन इकट्ठे किए थे वो सारे के सारा गेन उनका नील हो चुका है ऑलमोस्ट। और रिटेल निवेशक को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए, या जो प्रॉब्लम चल रही है इस प्रॉब्लम कब तक रहेगी। इस समय हमारा आपका हम सबका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसे हमको इस प्रॉब्लम से आउटकम करना है, कैसे इससे हमको बाहर आना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखें कि पिछले एक डेढ़ सालों में किन किन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है और किन किन सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया है, तो आपको मोस्टली ऐसे सेक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। वो वही सेक्टर्स हैं जिनका कि मेजरली एक्सपोर्ट यूएसए को हुआ करता था। यूएसए को जो जो सेक्टर ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे वो सारे सेक्टर ट्रबल में हैं, उन सारे सेक्टर्स में कोई पैसा बना नहीं है। आप चाहे टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, फार्मा देख लें, जेम्स ज्वेलरी वाला सेक्टर देख लें, इन सारे सेक्टर्स में आप देखें इन सबका अगर आप देखें तो मेजरली इनका काफी पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है यूएस को एक्सपोर्ट करने से। तो ये सारे सेक्टर्स में ऑलमोस्ट पैसा ना के बराबर ही बना है। इसके अलावा रुपी भी जो डिप्रिसिएट होता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, वो भी एक काफी हैवी इंपैक्ट है। एंड इसके अलावा आप देखें पिछले एक डेढ़ साल से जो एफआईआई हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग अपना पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट से बाहर निकालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट रिकवर नहीं कर पा रहा है, या थोड़ा बहुत रिकवरी कर रहा है तो वो उसके पीछे डोमेस्टिक रीजन है, डोमेस्टिक जो डीआईआई हैं या फिर हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट बैलेंस्ड है। लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, उन बिजनेसेस ने पैसा पिछले एक डेढ़ साल में कुछ नहीं बनाया है। आप किसी भी ऐसे बिजनेस को उठा के देख सकते हैं। एंड अगर आप देखें कि पिछले कई सालों से जो यूएसए है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम अपने टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 17 to 18% एक्सपोर्ट हम यूएसए को करते हैं। एंड अगर आप लास्ट ईयर में देखें तो लगभग 86.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हमने यूएसए को किया है। एंड अगर आप यूएसए एंड इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है उसको देखें तो इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस है। मींस इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि हम जितना माल यूएसए से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा माल हम यूएसए को बेचते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो है यूएसए के साथ बिजनेस रिलेशन स्ट्रांग रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी शुरू कर देगी। तो इसीलिए पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे हैं कि गवर्नमेंट चाहेगी तो भी इतनी जल्दी कंडीशन से रिकवरी नहीं होगी जो कंडीशन अभी चल रहे हैं। तो लेकिन हमको और आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के ऊपर हमारा और आपका कोई कंट्रोल तो है नहीं, ना ही हम अपने प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर या फिर अपने जो फॉरेन मिनिस्टर उनको जाके हम कुछ बोल सकते हैं कि आप ऐसा करिए या हमारा सजेशन वो मानने वाले हैं। तो हमको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? हमको इस कंडीशन में
अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी कि हम कैसे अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, हम कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं, या हम कैसे अपने पैसे को और बढ़ा सकते हैं थ्रू द इक्विटी मार्केट। एंड उसमें मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं वो शेयर करूंगा जो मैं करंटली कर रहा हूं। आप लोग चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। जस्ट जैसे सर मैं आप लोगों से अगर डिस्कस करूं तो पिछले 1.5-2 साल पहले जो मेरा पोर्टफोलियो हुआ करता था उसमें कई सारे आईटी स्टॉक्स हुआ करते थे, कई सारे फार्मा स्टॉक्स भी थे, कई सारे टेक्सटाइल के स्टॉक्स भी थे, एंड जेम्स ज्वेलरी वाले कई स्टॉक्स है, वो मेरे पास अभी भी हैं कुछ। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे जब ट्रम्प ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया, तो मैंने ऐसे सारे स्टॉक से अपनी पोजीशन को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपनी पोजीशन उसमें घटाता चला गया। और आज मैं हर क्वार्टरली, ऐसा नहीं कि मैंने सडन नहीं काटा, मैं हर क्वार्टर के बाद रिजल्ट ट्रैक करता गया और रिजल्ट देखता गया कि इनका जो बिजनेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे आईटी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में थे जो जिनका 50 से 60% रेवेन्यू यूएसए एक्सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट था, या कई सारे ऐसे टेक्सटाइल स्टॉक्स थे जिनका 30 से 40% एक्सपोर्ट यूएसए को ही करते थे वो। एंड बहुत सारे ऐसे जेम्स एंड ज्वेलरी वाले स्टॉक्स थे मेरे पास जिनका काफी सारा रेवेन्यू यूएसए को एक्सपोर्ट करने से आता था। तो मैंने ऐसे सारे स्टॉक से अपना एलोकेशन धीरे धीरे कट करना शुरू किया, और आज के समय में मेरे पास ऐसे किसी भी स्टॉक में कोई एलोकेशन नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट अपना 100% एलोकेशन सेल कर दिया है। और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सारा प्रॉफिट में सेल किया, कुछ बिजनेस मैंने प्रॉफिट में सेल किया और कुछ बिजनेस में मैंने भी लॉस लिए हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने सेल किए जिनमें मुझे 15 से 20% का लॉस भी हुआ है। एंड लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मैंने उनको टाइमली फिर भी लॉस कर दिया, 15-20% लॉस के बाद भी मैंने लॉस बुक कर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उस पैसे को सही जगह लगा करके उससे वो 15-20% रिटर्न मैंने जनरेट भी कर लिया है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो नेट नेट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस तरीके से ही सोचना चाहिए। आपको ऐसे स्टॉक्स जिनकी डिपेंडेंसी यूएसए के बिजनेस के ऊपर ज्यादा है, जिनका रेवेन्यू यूएसए को एक्सपोर्ट करके ज्यादा जनरेट होता है, ऐसे स्टॉक से अपनी एलोकेशन को धीरे धीरे कम करना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स में अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहिए जिनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर है, इंडिया के मार्केट के ऊपर है। इंडिया में उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, इंडिया के नई नई स्टेट्स में वो अपने प्लांट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने अपने प्लांट्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज कर रहे हैं, या इंडिया में ही उनका पूरा रेवेन्यू 90% या 100% रेवेन्यू, मान लीजिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 100% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उनका इंडिया से ही आता है। ऐसे बिजनेस के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं जो ट्रेंड पिछले 1.5-2 सालों से, वो ऐसे बिजनेस जो इंडिया में जिनका रेवेन्यू 100% इंडिया से आता है या जिनका डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर नहीं है, वही बिजनेस से पैसा बना रहे, बाकी और किसी कोई बिजनेस ऐसा पैसा नहीं बना रहा जिनका डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूं आप लोगों को, जैसे मेरे पास कुछ आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां थी, एलटीआई माइंट्री था मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास कोफोर्ज हुआ करता था। तो मैंने इन दोनों आईटी स्टॉक्स को पूरी तरीके से सेल कर दिया। इसके अलावा कुछ टेक्सटाइल के बिजनेस थे मेरे पास, जैसे पीजीआईएल था, पीजीआईएल मींस पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो वो भी मेरे पास था, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस था उनका, वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते थे। मेरे पास काइटेक्स गारमेंट हुआ करता था, वो भी यूएसए को एक्सपोर्ट करते थे काफी ज्यादा। तो मैंने इन दोनों टेक्सटाइल कंपनियों से भी अपनी पोजीशन पूरी तरीके से सेल आउट कर दी है। एंड और भी कई सारे फार्मा कंपनियां भी मेरे पास कई सारी थी जो यूएसए को एक्सपोर्ट करती थी, मैंने उनमें भी अपनी सारी पोजीशन सेल कर दी है। एंड अभी के समय में जिनमें मैंने अपनी पोजीशन और ज्यादा बिल्ड की है, या वो पैसा जो मैंने अपने उन बिजनेसेस से इकट्ठा किया वापस जो मेरे पास आया, उस पैसे को मैंने इंडियन बिजनेस में जो मेरा ऑलरेडी जो मेरा होल्डिंग थी, उस होल्डिंग्स को मैंने बढ़ाई है। जैसे कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास विंटेज कॉफी एक है, मैंने विंटेज कॉफी में अपना पैसा, अपनी होल्डिंग और बढ़ाई है। मनोरमा इंडस्ट्रीज में अपनी होल्डिंग और बढ़ाई है। इसके अलावा V2 रिटेल में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एंड इसके अलावा और भी कई, जैसे पीएन गार्डगिल में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एंड और भी कंपनियां हैं जिनमें मैंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो आपको भी ऐसे बिजनेस जिनका फोकस इंडियन मार्केट है, जिनका रेवेन्यू इंडिया से ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है, ऐसे बिजनेस के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पैसा बनाएंगे। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझे मिलते रहते हैं और बोलते हैं कि मेरे यार
मेरे तो पिछले 1.5 सालों से कोई पैसा मेरा बना नहीं है, या 1.5 सालों से उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में, किसी का 10-15% नेगेटिव है, किसी का नेट जीरो है, अभी किसी का 20-20% भी नेगेटिव पोर्टफोलियो है। तो मैं तो उन सबसे बोलता रहता हूँ, भाई आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो रिकंसाइल करना पड़ेगा, पूरा पोर्टफोलियो आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा जो बिजनेसेज रेवेन्यू कंटिन्यूअसली पॉजिटिवली जनरेट कर रहे हैं, जिनका एक्सप्लोरेशन इंडिया में है, जिनका ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है, वो बिजनेस आप फोकस करना पड़ेगा। और आपको ऐसे बिजनेसेज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आप पैसा बना पाएंगे, क्योंकि देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, ट्रम्प के टैरिफ का कोई भरोसा नहीं है, वो कर भी सकता है। तो पागल टाइप का आदमी है, 500% ट्रम्प टैरिफ इम्पोज कर सकता है इंडिया के ऊपर, और अगर कल को उसने कर दिया तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी इंडियन इक्विटी मार्केट की। जो भी बिजनेसेज हैं सब के सब स्लाइड हो जाएंगे टॉप से नीचे की तरफ, और आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आपको अभी सेफली अपने पोर्टफोलियो को सही जगह रिस्ट्रक्चर्ड कर लीजिए, तो ही आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप लोगों के लिए, जो नहीं रिस्ट्रक्चर करेगा उसके लिए आने वाला समय और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो चल रहे हैं उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल अपने ऊपर है, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर है, अपने खुद के फीलिंग्स के ऊपर है, अपने जो इमोशंस है उनके ऊपर है। तो हमको उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे खुद को रिलेवेंट बनाए रख सकते हैं आज के इस स्लाइडिंग मार्केट में भी, और कैसे अपने जो पैसा हमने अब तक बनाया है इतने दिनों में मार्केट से, उस पैसे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूरा एफर्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज फिर आपके लिए आने वाला समय बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, जो भी एक्सपोर्ट डोमिनेंट इंडस्ट्री थी, जैसे वो सी फूड इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, आप इनमें किसी भी कंपनी में देखिए जो एक्सपोर्ट करती हैं यूएसए को, इनमें पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देखिए आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, उनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई है। एंड इसकी वजह से आप देखें कि उनका स्टॉक भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आप डोमेस्टिक बिजनेस जो स्ट्रांगली ग्रोथ दे रहे थे, आप देखिए उनको, कुछ एग्जांपल मैं आपको लूंगा जो जिनमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। जैसे अभी आप विंटेज कॉफी को ही देख लीजिए, उन्होंने मोर देन 100% का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में दिखाया है। आप मनोरमा इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, उन्होंने भी 70% के अप्रोक्सीमेटली लास्ट क्वार्टर में उनका ग्रोथ आया है। आप वी2 रिटेल को देख लीजिए, रिसेंटली अभी इनका अपडेट आया, 57% का ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। पीएन गाडगिल का अभी देख लीजिए अपडेट आया, अभी कल ही अपडेट आया, इनका 46% का इनका ग्रोथ आया है। तो दोस्तों जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो आज भी कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जा रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये बिजनेसेस जो ट्रम्प के टैरिफ के इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि पूरा मार्केट स्लाइड डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से कुछ समय के लिए हो सकता है इनके स्टॉक्स भी परफॉर्म ना करें। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही रिकवरी शुरू होगी, सबसे पहले यही स्टॉक्स हैं जो सर्च करेंगे, सबसे पहले यही स्टॉक्स हैं जो भागेंगे, और फिर आपको तब पछतावा होगा कि उस समय हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे, जब ये कम प्राइस पर मिल रहे थे। तो दोस्तों आपको ऐसे बिजनेसेज में ही कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन बनाए रखनी है जिनमें ग्रोथ है, जिनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ आ रही है, क्वार्टर वाइज आप ट्रैक करते रहिए उनको, जिनमें 40-50-60% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और अगर आप नामों के पीछे जाएंगे, बड़े बड़े नाम जो है, जो बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उनके पीछे जाएंगे तो नाम तो बड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ग्रोथ कोई नहीं दिखाई देगी, और आने वाले समय में वो आपके लिए पैसा नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।